हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 24, दैट इज गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। गाइस, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। हम लोग आराम से इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका रीडिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना। देखो बच्चों, एक ये पर्टिकुलर सेलर है। ओके, सेलर का है क्लोथ का। और ये एक पर्टिकुलर बंदा है ए नाम का। ए के मैं जरा सा आपको और इंफॉर्मेशन दे दूं। ए नाम का बंदा अभी अभी जॉब को लगा हुआ है। पहली पहली सैलरी इसके हाथ में आई है। मातृभक्त है, पितृभक्त है। बच्चा सोच रहा है कि माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ ले लिया जाए। ओके, तो बंदा गया एक पर्टिकुलर क्लोथ की शॉप में। ओके, ये क्लोथ की शॉप है। और डोंट फॉरगेट, ये क्लोथ की शॉप हमारे सेलर की ही है। ओके, अब ए तो चला गया क्लोथ की शॉप में, सोचा कि माँ बाप को कुछ सरप्राइज दे दे, है ना। तो अकॉर्डिंगली इस शॉप में आके बंदा क्या करने लग गया बच्चों। एक उसने ड्रेस लिया। ये ड्रेस है, डेफिनेटली नहीं लग रहा होगा, बट ऐसा मान लो, अज्यूम कर लो कि दिस इज ड्रेस। ओके, और एक उसने साड़ी परचेज करी अपने मॉम के लिए। ठीक है, अब उसने ले तो लिया बॉस, बट ए को बाद में विचार आया लेने के बाद में कि यार एक प्रॉब्लम हो सकती है साहब। उसने डिस्कस करी इस सेलर के साथ में। प्रॉब्लम क्या, कि पता नहीं घर वालों को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, साइज बराबर बैठेगा या नहीं बैठेगा इस पर्टिकुलर शर्ट का, ये मुझे नहीं पता। मम्मा को मेरे साड़ी पसंद आएगी कि नहीं आएगी। वैसे भी आपको पता है लेडीज लोगों की काफी चॉइस होती है, जल्दी उन्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती। तो ए यहाँ पे परेशान हो गया। ठीक है, ए को सेलर ने हिम्मत दी। सेलर बोलता है काम कर, तू क्या कर, ये एक जो शर्ट है ये प्लस साड़ी, ये दोनों भी तू घर पे एक बार लेके जा। ओके, उनको गिफ्ट कर दे। उनको अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे रिटर्न करके लाके देना। ये हौसला किसने किसको दिया बताओ। इस पर्टिकुलर सेलर ने इस हमारे पर्टिकुलर ए को ये हौसला दे दिया। तो ए तो भाई फुला नहीं समाया कि यार सेलर ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया कि एक बार घर पे जाके ट्राई कर ले, जमा तो ठीक, नहीं तो वापस रिटर्न कर देना। तो गाइस, दिस इज नथिंग बट योर सेल और रिटर्न बेसिस का ट्रांजैक्शन। समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पे होता क्या है, जनरली ये जो सेलर होता है, ये ऐसी कुछ चीजें, ये ऐसे जो गुड्स होते हैं, इन्हें आपके इस बायर के हवाले कर देता है और उसे एक्सेप्टेंस देने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम दे देता है। एक्सेप्टेंस के लिए इसे एक स्पेसिफाइड टाइम दे देगा। जैसे लेट्स से सेलर ने इस हमारे ए को बोला कि एक काम कर, आज तू लेके चले जा, रात बहुत हो गई है, कल सुबह मुझे इंटीमेट कर देना कि तेरे पापा मम्मी को ये साड़ी एंड शर्ट पसंद आया है कि नहीं आया। ओके, तो गाइस यहाँ पे इस सेलर ने क्या किया बताओ। इस सेलर ने उसे 1 डे का टाइम दिया। काय के लिए टाइम दिया बताओ, या तो गुड्स एक्सेप्ट करने के लिए या तो गुड्स को रिजेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया आपको। तो दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज व्हाट, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, अब बच्चों इसमें इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं आराम से सुन के लेना। अब गाइस, ये जो हमारा ए है, ये नाचते गाते आ गया अपने घर पे। ओके, और घर पे उसने मम्मी पापा को लेट से ये साड़ी और शर्ट बता दिया। अब भले ही मम्मी पापा को दोनों को वो साड़ी और शर्ट पसंद आया ही नहीं, बट उन्होंने सोचा कि बच्चा फर्स्ट टाइम कुछ कमा के लाया है तो इसे ना कैसे बोला जाए। उन्होंने ले लिया, उन्होंने यस बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये हमको पसंद है। ओके, भले ही मन में से पसंद नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ऐसे केस में क्या होगा बताओ। ऐसे केस में सुबह ही हमारा ये पर्टिकुलर ए सेलर के पास में जाएगा। सेलर को बोलेगा साहब जी हाँ, आपके गुड्स पसंद आ गए, आपने दिए हुए क्लोथ्स पसंद आ गए, तो ये हुआ मेरा सेल का ट्रांजैक्शन, ये ले लो पैसा बिल का। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बायर ने एक्सेप्टेंस दिया फॉर द गुड्स, तो यहाँ पे सेल हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। समझ में आया आपको। जब आपका बायर गिव्स द एक्सेप्टेंस तब मान लिया जाएगा कि हियर देयर इज व्हाट, सेल। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये बच्चे ने खुशी के मारे अपने मम्मी पापा को दोनों को शर्ट और वो साड़ी बताई। शर्ट पापा को आया ही नहीं। ओके, क्योंकि उसकी साइज काफी छोटी हो गई थी। दूसरी बात, वो जो साड़ी बताया था उसने मॉम को उसके, तो वो बहुत आउटडेटेड आउट फैशन की हो गई, ऐसे उसके मामा ने उसको बताया। ओके, दोनों को भी वो पर्टिकुलर शर्ट एंड साड़ी पसंद नहीं आई। तो मुझे बताओ
इस आपके बंदे को क्या करना पड़ेगा, इसको जाके गुड्स के लिए नो बोलना पड़ेगा और वो गुड्स रिटर्न कर देगा। हाँ, वो बात अलग है, वो कुछ और गुड्स ले सकता है, बट यहाँ पे फिलहाल इस शर्ट और साड़ी का क्या यहाँ पे सेल कंप्लीट हुआ क्या? जवाब है नहीं हुआ। ओके, तो सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने गुड्स दिए, तो बंदा हाँ बोले तो सेल मान लिया जाएगा, बंदा ना बोले तो सेल कंसिडर होगा ही नहीं। लेकिन एक सिचुएशन और आ सकती है, इस आपके सेलर ने उसे एक दिन की मोहलत दी थी, एक दिन का टाइम दिया था कि बेटा यस तो यस, ना तो ना बोले। कितने दिन का टाइम दिया था? एक दिन का टाइम दे रखा था। और हमारे ए ने क्या किया, एक दिन इलैप्स हो गया, बट स्टिल इसने हा भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। किसने बताना? आपके इस पर्टिकुलर ए नाम के बंदे ने। तो बच्चों, ऐसा अगर हो जाए, ये सिचुएशन कभी आ जाए, तो तब क्या माना जाएगा? तो हमेशा याद रखना, व्हेन फिक्स पीरियड इज ओवर, व्हेन फिक्स पीरियड इज ओवर, जब आपका एक फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है और आपका जो सेलर, सॉरी, आपका जो बायर है, ये बायर हा भी ना बोले, ना भी ना बोले, ऐसी जो भी सिचुएशन आएगी गाइस, तो हमेशा मेरी बात याद रखना, यहाँ पे डीम्ड टू बी गुड सोल्ड, डीम्ड टू बी गुड सोल्ड, गुड सेल हो चुके हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो ये रहा आपके इस सेल और अप्रूवल के बारे में पूरा पूरा काला चिट्ठा आपके सामने। इसमें एक और चीज आती है बच्चों, लेट्स से ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है, ये जो फिक्स पीरियड है, इसमें आपका बायर हा भी नहीं बोलता, ना भी नहीं बोलता, हा भी नहीं बोलता और ना भी नहीं बोलता, लेकिन इसके पापा लेट से वो शर्ट पहन के निकलते हैं और इस सेलर के दुकान के सामने से गुजरते हैं, तो सेलर की नजर पड़ी इस बंदे के पापा पे। सेलर को समझ गया कि यार अपने ही दुकान का शर्ट है, और उसको एकदम क्लिक हो गया कि ए ने मुझे अभी तक हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है फॉर द गुड्स, बट इसके पापा तो शर्ट पहन के निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस बायर की यहां पर क्या है बताना, हाँ है। ओके, बिकॉज इफ बायर डज एनी एक्ट, बायर कुछ ऐसा एक्ट करे जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वो गुड्स के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि यहाँ पर भी सेल हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 24। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब हम लोग इसके रीडिंग का पार्ट कंप्लीट करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। देखो, when goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer। तो तब प्रॉपर्टी बायर के पास होती है, या ओनरशिप तब पास होगी। कब पास होगी? नंबर फर्स्ट, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, जब बंदा सिग्निफाई करता है उसकी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने बोला, बच्चा जाके बोलता है सर हाँ, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है बच्चों? ऐसे केस में हम बात करेंगे कि सेल हो गया, प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप इन द गुड्स क्या हो गई बताना, ट्रांसफर हो चुकी है। और डज एनी एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, या फिर ऐसा कोई एक्ट करे कि जिससे समझ में आएगा कि उस बंदे ने ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला, बंदे ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, बट उसके पापा ने शर्ट पहन के बाहर निकलना पसंद किया। तो मुझे बताओ, ये तो ऐसा एक्ट हो गया जो इक्विवेलेंट टू सेल है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे केस में आपकी प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इफ he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, then if time has been fixed for the return of goods on the expiration of such time, if no time has been fixed on expiration of reasonable time, अगर आपने एक टाइम फिक्स कर रखा था हाँ या ना देने के लिए, जवाब देने के लिए, वो टाइम फिक्स खत्म हो गया है, फिर भी आपका ना तो हाँ आया ना तो ना आया, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो गई, ऐसा माना जाएगा। इन शॉर्ट, ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर हो गई है, ऐसा माना जाएगा। बट तब क्या होगा? जब टाइम ही फिक्स नहीं किया है। तो जब टाइम फिक्स नहीं किया, तो एक रीजनेबल पीरियड खत्म होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो जाएगी।
अब रीजनेबल को कोई डिफाइन नहीं किया है तो उसका टेंशन लेना भी मत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods। मतलब वो गुड्स के साथ में ऐसा कुछ करता है जो इक्विवेलेंट है उसके एक्सेप्टेंस के जैसा। जैसे मैंने बोला कि बंदा क्या करता है बताओ, उसके पापा लेट से ड्रेस पहन के बाहर निकलते हैं और सेलर की दुकान के सामने से गुजरते हैं, तो सेलर को तो ऐसे ही लगेगा ना बॉस कि इन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो गाइस ये 3 पॉइंट्स है जहां पे सेल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शन में आपके प्रॉपर्टी इन द गुड्स के ट्रांसफर होने के आपको आसार मिलेंगे, या मैं बोलूंगा सिम्टम्स मिलेंगे। ओके, 3 बातें हमने यहाँ पर देखी है, आई होप समझ में आया होगा। यहां पर कुछ आपके सामने एग्जाम्पल पेश किए गए हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। P brought musical instrument from a musical shop on condition that he will purchase it if he likes that instrument। अब इसने क्या किया बच्चों, इस बंदे ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परचेस किए और इस कंडीशन पे कि ही विल परचेस इट अगर उसे ये इंस्ट्रूमेंट पसंद आए तो। आफ्टर अ वीक ही हैज इन्फॉर्म टू द शॉप ओनर दैट ही हैज एग्रीड टू परचेस द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक हफ्ता गुजर गया और उसके बाद उसने शॉप के ओनर को बोला कि साहब ये गुड्स लेने के लिए मैं रेडी हूं। तो जब वो खुद का एक्सेप्टेंस बताएगा तब तो डेफिनेटली ओनरशिप इन द गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद a buyer under a contract on basis sale or written is deemed to have exercised his option when it does any act exercising domination over the goods showing the unequivocal intention to buy। मतलब अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जिससे एज गुड एज सेल जैसा लगे तो याद रखना बच्चों यहां पर भी सेल हो गया ऐसा माना जाएगा। एग्जाम्पल 7 देख लो। ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ए ने बी को कुछ ज्वेलरी दी। बी प्लेस द ज्वेलरी विथ सी। आप सेल और रिटर्न बेसिस पे दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, पटा तो लो, नहीं पटा तो वापस कर दो। इस बेसिस पे ज्वेलरी दी, बट हुआ क्या, बी ने उसको प्लेस कर दिया। प्लेस किया बोले तो उससे लोन लिया होगा और ज्वेलरी उसे प्लेस कर दी। ओके, इट वॉज हेल्ड दैट ओनरशिप ऑफ द ज्वेलरी had been transferred to B as he had adopted the transaction by pledging the jewelry। मतलब उसने ऐसा एक्ट कर दिया जो इक्विवेलेंट टू सेल है, जो सेल के बराबर है, जिससे पता चलेगा कि उसका एक्सेप्टेंस है फॉर दोस गुड्स। सोच के देखो ना, कोई ज्वेलरी वाला मुझे ज्वेलरी पसंद है कि नहीं पसंद है उसके लिए देता है और मैं उसको प्लेस कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं ज्वेलरी को एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग ऑन प्लेस। तो ऐसे केस में ज्वेलरी का एक्सेप्टेंस आपने दे दिया, ये माना जाएगा, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई, ऐसा ट्रीट कर लिया जाएगा। ओके, याद रखना। एग्जाम्पल 8, ए सेंड्स टू बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक वाटर मोटर दी है, बी टू रिटर्न इट आफ्टर ट्रायल इन August 20। मतलब यहाँ फिक्स पीरियड है भाई, अगस्त 20 तक ट्रायल करो, पटा तो लो नहीं तो रिटर्न कर दो। द वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न, उन्होंने तो रिटर्न किया ही नहीं है विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो क्या मान लिया जाएगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है वाटर मोटर और उसे क्या पे करनी पड़ेगी बताओ, प्राइस यहां पर पे करनी पड़ेगी। आई होप सबके दिमाग में अच्छे से गया होगा। ओके, एंड गाइस देयर इज नेक्स्ट पॉइंट, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। It may be noted that goods have been delivered by a person on sale or return, on the terms that goods were to remain the property of the seller till they are paid for. Property therein does not pass to the buyer until terms are complied with, cash is paid for। देखो बहुत बार क्या होता है बच्चों, आप लोग क्या करते हो, कभी कभी गुड्स डिलीवर तो कर देते हो, किसे डिलीवर करते हो, आपके बायर को, बट एक कंडीशन डाली जाती है कि अगर आप प्राइस का पेमेंट करोगे तो ही ये गुड्स की प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी इन द गुड्स आपको ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखना, इसी को क्या बोला जाता है, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। ओके, जैसे एग्जांपल दिया गया है, ए डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी on sale for cash only or return basis। It was expressly provided in the contract that jewelry shall remain A's property until the price is paid। अब कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था जब तक तू ज्वेलरी की प्राइस पे नहीं करेगा
तब तक वो ज्वेलरी मेरी ही रहेगी, मतलब सेलर की ही रहेगी, सेलर का ही उस पर ओनरशिप रहेगा। तो ये होता है आपका सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से गई होगी। आगे क्या लिखा है, बिफोर द पेमेंट ऑफ प्राइस बी प्लेस द ज्वेलरी विथ सी, इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेस द ओनरशिप वॉज नॉट ट्रांसफर टू बी, द प्लेस वॉज नॉट वैलिड, ए कुड रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट बोला था कि जब तक तू प्राइस पे नहीं करेगा तब तक तुझे ओनरशिप नहीं मिलेगी, और अगर तुझे ओनरशिप ही नहीं मिल रही है तो सोच के बताओ, इफ यू आर नॉट गेटिंग द ओनरशिप एट ऑल, तो क्या आप किसी और को प्लेज कर सकते हो क्या? जी नहीं। अगर कर भी देते हो प्लेज तो वो प्लेज आपका वैलिड नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी एक एग्जांपल वो ज्वेलरी का था, यहाँ पे तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई ऐसा माना, बड़े बच्चों याद रखो ये गुड्स सेल ऑन रिटर्न पे थे, यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था कि जब तक आप कैश पे नहीं करोगे तब तक डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं था। आप जब तक प्राइस नहीं पे करोगे तब तक ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया था, याद रखना। ये तो बस यहीं पे लिखा गया है, कहाँ पे, सेल फॉर कैश ऑन योर रिटर्न। यहाँ पे प्राइस पेमेंट को इसेंशियल माना गया है, तो अगर प्राइस पे करी तभी याद रखना बच्चों आपका क्या हो सकता है बताओ, आपका ओनरशिप ट्रांसफर होगा, अदरवाइज इट विल नॉट, इट विल रिमेन विद द सेलर। तो अब ओनरशिप सेलर के ही पास है, तो बायर अगर प्लेस करे भी गुड्स तो वो कभी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 24, दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।